प्यारे विद्यार्थियों, मैं सुनील मीणा, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट कॉलेज बूंदी में आपके सामने बीएससी पार्ट फर्स्ट ईयर ऑप्टिक्स का यूनिट सेकंड का लेक्चर इंटरफेरेंस लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। इंटरफेरेंस के बारे में आपने 12th में भी आपने देखा होगा। हम यहाँ पर इसके व्यापक रूप के बारे में चर्चा करेंगे। तो इंटरफेरेंस में हाइगेन ने 1978 में प्रकाश के संचरण के लिए तरंग सिद्धांत प्रतिपादित किया। हाइगेन के अनुसार प्रकाश स्रोत एक आवर्ती विक्षोभ पीरियोडिक डिस्ट्रीब्यूशंस उत्पन्न करता है जो तरंगों के रूप में संचारित होता है। हाइगेन ने इस तरंग सिद्धांत द्वारा प्रकाश के परावर्तन व अपवर्तन की सफल व्याख्या की, परंतु इन गुणधर्मों की व्याख्या उस समय मान्य न्यूटन के कणिका सिद्धांत से भी संभव थी। अतः हाइगेन के तरंग सिद्धांत को एक लंबे समय तक मान्यता न मिल सकी। थॉमस यंग ने 1801 में व्यतिकरण के प्रभाव को प्रदर्शित किया, जो केवल तरंगों का विशिष्ट गुण है। जब समान आवर्ती की दो या दो से अधिक तरंगें एक ही रेखा के अनुदिश किसी बिंदु पर एक साथ विक्षोभ उत्पन्न करती है, तो उस बिंदु पर परिणामी विक्षोभ उन तरंगों द्वारा स्वतंत्र रूप से उत्पन्न विक्षोभ से भिन्न होता है। परिणामी विक्षोभ तरंगों के आयाम व उसके मध्य कालांतर पर निर्भर करता है। इस परिघटना को व्यतिकरण कहते हैं। व्यतिकरण के सिद्धांत से आरोपित तरंगें एक बिंदु पर परस्पर संपोषण द्वारा विक्षोभ में वृद्धि कर सकती है अथवा एक दूसरे का विनाश कर शून्य विक्षोभ की अवस्था भी प्रदान कर सकती है। उपरोक्त प्रभाव की उत्पत्ति गतिशील कणिकाओं द्वारा ही संभव नहीं है। कुछ पश्चात फ्रेनेल ने तरंगों के मूलभूत गुणों व्यतिकरण विवर्तन की गणितीय व्याख्या की व साथ ही परिमाणात्मक मापनों द्वारा हाइगेन के तरंग सिद्धांत को दृढ़ आधार प्रदान किया गया। अब हम देखते हैं यंग का डी स्लिट प्रयोग, जो कि आपने 12th में भी पढ़ा है। इस डायग्राम में एक वर्णीय प्रकाश स्रोत S है, जिसके कुछ दूरी पर समान दूरी पर एक गत्ता है जिसमें दो छिद्र है S1 S2, जिनको स्लिट कहते हैं। इस गत्ते के पीछे एक पर्दा है। इस पर्दे पर एक वर्णीय प्रकाश स्रोत से प्रकाश उत्सर्जित होता है और यहाँ पर ये इसको कहते हैं प्राथमिक स्रोत, और यह बाद में दूसरे स्रोत द्वितीय तरंगाग्र के रूप में यहाँ दो तरंगे निकलेगी, द्वितीय स्रोत हो जाएगा S1 S2। फिर इस पर्दे पर कुछ स्थानों पर दीप्त फ्रिंज बनती है और कुछ स्थानों पर अदीप्त फ्रिंज बनती है। जहां पर तीव्रता प्रकाश स्रोत से निकलने वाली तरंगें समान कला में अध्यारोपित होती हुई पहुंचती है, तो वहां पर परिणामी आयाम अधिकतम होता है। उस जगह पर दीप्त फ्रिंज बनती है, और जहां पर विपरीत कला में पहुंचती हुई तरंगाग्र विपरीत कला में पहुंचते हैं, तो वहां पर विनाशी व्यतिकरण होता है और वहां पर अदीप्त फ्रिंज होती है और आयाम शून्य होता है। तो हम देखते हैं कि यंग ने 1801 में अपने प्रयोग द्वारा प्रकाश के व्यतिकरण के प्रभाव को प्रदर्शित किया। इस प्रयोग को यंग का डी स्लिट प्रयोग कहते हैं। इस प्रयोग में S एक वर्णीय प्रकाश स्रोत है, जिसके सामने एक आयताकार कागज का गत्ता रखा जाता है। इस गत्ते पर प्रकाश स्रोत S से समान दूरी पर रेखा छिद्र S1 व S2 बनाए जाते हैं, जिन्हें स्लिट कहते हैं। तब इस गत्ते के पीछे थोड़ी दूरी पर पर्दा रखा जाता है। जब प्रकाश स्रोत
S दीप्तमान होता है तो पर्दे पर कुछ स्थानों पर तीव्रता अधिकतम तथा कुछ स्थानों पर तीव्रता न्यूनतम शून्य प्राप्त होती है। ये अधिकतम तथा न्यूनतम तीव्रताएं पर्दे पर एकांतर क्रम में पाई जाती है, एक दीप्त होती है, एक अदीप्त होती है। ये तीव्रताएं कुछ दूरी में फैली होती है, इन्हें व्यतिकरण फ्रिंजें कहते हैं। जिन व्यतिकरण फ्रिंजों की तीव्रता अधिकतम होती है उन्हें दीप्त फ्रिंज कहते हैं, जिनकी तीव्रता न्यूनतम शून्य होती है उन्हें अदीप्त फ्रिंज कहते हैं। दीप्त व अदीप्त फ्रिंज की बनने की प्रक्रिया इस प्रकार से है, डायग्राम वही रहेगा। यंग के द्विस्लिट प्रयोग से प्राप्त व्यतिकरण फ्रिंजों की व्याख्या प्रकाश के तरंग सिद्धांत के आधार पर निम्न प्रकार से की जाती है। प्रकाश के तरंग सिद्धांत के अनुसार प्रकाश के तरंगाग्र के रूप में गमन करता है तथा इसके तरंगाग्र का प्रत्येक बिंदु द्वितीय तरंगाग्र के स्रोत का कार्य करता है। प्रकाश स्रोत S से उत्सर्जित तरंगाग्र जब स्लिट S1 तथा S2 पर आपतित होती है तो S1 तथा S2 के द्वारा एक ही तरंगाग्र के अंशों से द्वितीय तरंगे उत्सर्जित होती है। S1 तथा S2 से उत्सर्जित द्वितीय तरंगे आयताकार गत्ते तथा पर्दे के बीच के भाग में फैलती है और एक दूसरे पर अध्यारोपित होती है। इस अध्यारोपण की क्रिया में पर्दे के जिन बिंदुओं पर तरंगे एक ही कला में अध्यारोपित होती है तो उन बिंदुओं पर आयाम का मान अधिकतम होता है और अधिकतम तीव्रता प्राप्त होती है और उसे वहां पर व्यतिकरण की दीप्त फ्रिंज बनती है। जब तरंगे विपरीत कला में अध्यारोपित होती है तो उन बिंदुओं पर परिणामी आयाम का मान शून्य होता है और वहां पर व्यतिकरण की अदीप्त फ्रिंज बनती है। चूंकि S1 तथा S2 एक ही आयाम के द्वितीय तरंगे उत्सर्जित होती है, इसलिए समपोषी व्यतिकरण में परिणामी आयाम का मान अधिकतम होता है और विनाशी व्यतिकरण में परिणामी आयाम का मान न्यूनतम होता है। अब हम बात करते हैं अध्यारोपण का सिद्धांत की। जब दो या दो से अधिक तरंगे एक साथ किसी उभयनिष्ठ क्षेत्र से गुजरती है और किसी बिंदु पर एक साथ विक्षोभ उत्पन्न करती है तो उस बिंदु पर परिणामी विक्षोभ विभिन्न तरंगों के कारण स्वतंत्र रूप से उत्पन्न विक्षोभ के सदिश योग के बराबर होता है। इसे अध्यारोपण सिद्धांत कहते हैं। यदि किसी बिंदु पर विभिन्न तरंगों द्वारा उत्पन्न विक्षोभ क्रमशः E1, E2, E3 अप टू N हो तो अध्यारोपण के सिद्धांत से परिणामी विक्षोभ E सदिश E1 प्लस E2 प्लस E3 अप टू N। यदि विक्षोभ तरंगों के कारण एक सरल रेखा के अनुदिश हो तो परिणामी विक्षोभ अलग अलग तरंगों के कारण विक्षोभ के बीजगणितीय योग के बराबर होता है, अर्थात E1 प्लस E2 प्लस E3। जब समान आवृत्ति की तरंगे एक ही दिशा में संचरित होती हुई अध्यारोपित होती है तो माध्यम के किन्हीं बिंदुओं पर तीव्रता का मान न्यूनतम तथा किन्हीं पर तीव्रता का मान अधिकतम होता है, अर्थात तरंगों के कारण प्रकाश की तीव्रता का माध्यम में असमान वितरण या पुनः वितरण होता है। प्रकाश के इस प्रभाव को प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं। माना यहाँ पर दो स्रोत बिंदु स्रोत S1 S2 है और बिंदु P पर विक्षोभ उत्पन्न होता है। बिंदु P की S1 से दूरी x1 है, यहाँ से x2 है। माना कि किसी माध्यम में दो प्रकाश स्रोत S1 तथा S2 है जिसमें उत्पन्न तरंगों की आवृत्ति तथा तरंगदैर्ध्य समान है। इनके आयाम क्रमशः E01 व E02 है।
यदि प्रकाश स्रोत S1 तथा S2 से उत्सर्जित तरंगों की प्रारंभिक कलाएं क्रमशः φ1 φ2 है, तो इनसे क्रमशः x1 व x2 दूरी पर स्थित बिंदु P पर विक्षोभ को निम्न समीकरण द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। E1 = E01 sin ओमेगा t माइनस kx1 प्लस 5, E2 = E02 sin ओमेगा t माइनस kx2 प्लस 5, जहाँ ओमेगा = 2 पाई अपॉन टी, 1/t = n, जहाँ n तरंगों की आवृत्ति है, k = 2 पाई अपॉन लेमडा, जहाँ लेमडा तरंगों की तरंग दैर्ध्य है। अध्यारोपण के सिद्धांत से एक ही रेखा के अनुदिश विक्षोभ होने पर जो परिणामी विक्षोभ होगा वह E = E1 प्लस E2 होगा। दोनों को जोड़ करके समीकरणों को मान यहाँ रखते हैं। E = E01 sin ओमेगा t माइनस kx1 प्लस 5 प्लस E02 sin ओमेगा t माइनस kx2 प्लस 5। अब इसको अपन साइन a माइनस बी के फॉर्मूले से खोल देते हैं। तो साइन a कोस b, इसको अपन E01 sin ओमेगा t कोस kx1 माइनस 5 माइनस E01 कोस ओमेगा t, ये दोनों को खोल दिया अपन ने। फिर इसको सरल किया, साइन ओमेगा t बाहर लिया तो ऊपर से ये चीज आ जाएगी। सरल करने पर आपके पास ये स्थिति बैठेगी। अब इसमें एक कोस kx1 माइनस E01 कोस kx1 माइनस 5 प्लस E02 कोस kx2 φ2 = a कोस थीटा मान लिया, और E01 साइन kx1 माइनस 5 प्लस E02 साइन kx2 माइनस 5 अपन ने a साइन थीटा मान लिया। तो अपने पास ये आ गया a साइन ओमेगा t कोस थीटा माइनस a कोस ओमेगा t साइन थीटा। तो ये अपने पास परिणामी जो समीकरण बनी a साइन ओमेगा t माइनस थीटा। समीकरण नंबर 6 है, जो अध्यारोपण के कारण उत्पन्न परिणामी तरंग के समीकरण को प्रदर्शित करती है, जिसका आयाम a है तथा कला कोण थीटा है। अब समीकरण नंबर 4 व 5 को वर्ग करके जोड़ने पर अपने पास a स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा = E01 स्क्वायर प्लस E02 स्क्वायर प्लस 2E01 E02 कोस kx1 माइनस 5 या आपने इंटू ये करके ये A0 स्क्वायर आपके पास आ जाएगा। सरल करने पर यहाँ पर E01 स्क्वायर प्लस E02 स्क्वायर 2E01 E02 कोस के x2 माइनस x1 = अपन ने डेल्टा मान लिया, और φ2 माइनस φ1 = 5 मान लिया। तो x डेल्टा = x2 x माइनस x1 पथांतर है, और तथा प्रारंभिक कलांतर φ = φ2 माइनस φ1 है। प्रकाश की तीव्रता तरंग के आयाम के अनुक्रमानुपाती होती है। तो I is proportional to a स्क्वायर। तो I प्रोपोर्शनल का हटाएंगे तो k a स्क्वायर हो गया, जहाँ k समानुपाती नियतांक है। प्रथम तरंग की तीव्रता I1 = k E01 स्क्वायर तथा द्वितीय तरंग की तीव्रता I2 = k E02 स्क्वायर। परिणामी तरंग की तीव्रता I = k a स्क्वायर = k बाहर आ गया, और यह आपने ये वैल्यू यहाँ रखना। तो यह I = k E01 स्क्वायर E02 स्क्वायर प्लस 2 में ये ले लिया। तो I = I1 प्लस I2 प्लस 2 I1 प्लस I2 कोस के डेल्टा माइनस 5। बिंदु P पर परिणामी तीव्रता तरंगों के बिंदु P पर पहुंचने पर कुल कलांतर k डेल्टा माइनस 5 है, जहां डेल्टा पथांतर है और तरंगों का प्रारंभिक कला phi है पर निर्भर करता है। माना स्रोत S1 तथा S2 से उत्सर्जित तरंगों की प्रारंभिक कला समान है, अर्थात φ1 माइनस φ2 = 0। तो यह आपका I = I1 प्लस I2 प्लस 2 I1 प्लस I2 कोस k थीटा हो गया। अब व्यतिकरण की अवस्थाएं आती है k डेल्टा समपोषी व्यतिकरण, जब पथांतर डेल्टा = x2 माइनस x1 = n लेमड़ा होता है। n = 0 1 2
2n। तो cos k डेल्टा इक्वल टू cos, और पथांतर k इक्वल टू 2 पाई अपॉन लेमडा, और डेल्टा इक्वल टू आपका n लेमडा। ये लिखिए n इक्वल टू 1। जब n की वैल्यू आपने 0 रखी, 0 रखते हैं, ये cos 0 हो गया, 0 का मान 1 हो गया। I मैक्सिमम इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 प्लस I2। तो I1 अंडर रूट I1 प्लस अंडर रूट I2 का होल स्क्वायर, ये मैक्सिमम हो गया। दोनों तरंगों की तीव्रताएं समान है, I1 प्लस I2 इक्वल टू I0। तो ये आपका I मैक्सिमम 4I0 के बराबर होगा, अर्थात डेल्टा इक्वल टू एल लेमडा की स्थिति में परिणामी तीव्रता अधिकतम प्राप्त होती है। इसको हम बोलते हैं समपोषी व्यतिकरण। यहां 1 रखोगे तो ये लेमडा हो जाएगा, 2 पाई का मान भी 1 आएगा। अविनाशी व्यतिकरण जब पथांतर डेल्टा इक्वल टू x2 माइनस x1 इक्वल टू n प्लस 1/2 लेमडा होता है, n प्लस 1/2 लेमडा होता है। तो cos k इक्वल टू -1 आ गया। तो परिणामी तीव्रता I1 प्लस I2 माइनस 2 अंडर रूट I1 प्लस I2, तो अंडर रूट I1 माइनस I2 का होल स्क्वायर हो गया। तो परिणाम समान तीव्रता है, I0 है, तो I मैक्सिमम इक्वल टू 0 न्यूनतम। विनाशी व्यतिकरण अतः n प्लस 1/2 लेमडा की स्थिति में परिणामी तीव्रता का मान 0 होता है। अब इसके आगे हम अगले लेक्चर में देखेंगे। तब तक के लिए आप इसको देखें और ध्यान से पढ़ते रहें।